हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 10 का पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। सो इस स्टोरी के पार्ट 1 में हमने देखा था कि एंड में एक जनरल आते हैं जो कि नेटिव होते हैं इस वैली के, एंड अर्नेस्ट को फिर भी नहीं लगता है कि ये राइट पर्सन है। उनको सिमिलैरिटी नहीं दिखती है जो ग्रेट स्टोन फेस है और इनके फेस में। फिर भी एज यूजुअल जो भी वैली के लोग थे उनको उनमें सिमिलैरिटी दिख जाती है एंड उनको लगता है कि प्रोफेसी ट्रू हो गई है। बट अर्नेस्ट इस इंतज़ार में रहता है कि उसे एक दिन ज़रूर एक ऐसा आदमी मिल जाएगा जो कि ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखता है। तो चलिए इस पार्ट का बिफोर यू रीड पहले पढ़ते हैं। मैनी ईयर्स पास्ट, Ernest was now a man of middle age. To his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hard-working, though thoughtful person. But what about the old prophecy? Was it ever fulfilled? Let us read and find out. तो इस सेक्शन में लिखा है कि बहुत साल गुजर गए हैं। सो इस स्टोरी में बहुत साल गुजर गए एंड अब अर्नेस्ट जो है मिडिल एज मैन है। सो मिडिल एज का मतलब क्या होता है? सो मिडिल एज 45 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच में जो आपकी आयु होती है, जो आपकी एज होती है, उसको मिडिल एज कहते हैं। अज्यूमिंग कि आप 100 ईयर्स की एक एवरेज लाइफ स्पैन अगर हो मान लीजिए, तो इसलिए इसको एक मिडिल एज कहा जाता है। इज जस्ट पॉपुलर इसको मिडिल एज कहना। तो इसका मतलब ये है कि अर्नेस्ट 45 से 60 ईयर्स के बीच में कोई भी एक पर्टिकुलर एज का हो सकता है। सो वी कैन अज्यूम कि वो बेसिकली थोड़ा ओल्ड हो चुका है। टू हिज नेबर्स, उसके पड़ोसियों के लिए, हु नेवर सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का यहाँ पे मतलब है हु नेवर हैड एन आइडिया। तो सस्पेक्ट करना है ना, आप किसी पे शक करते हैं। फॉर एग्जांपल सस्पेक्ट का डायरेक्ट मीनिंग होता है शक करना। तो किसी के बारे में कुछ आपके अंदर एक धारणा, एक आइडिया हो ना, विदाउट एनी प्रूफ। तो यहाँ पे सिंपली इसका मतलब है कि दे हैड एन आइडिया, उनको कोई पास कोई प्रूफ नहीं था बट उनको ये लगता था, उनका एक आइडिया था उसके बारे में। क्या था कि वो एक ऑर्डिनरी और फैमिलियर फेस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये एक आम आदमी है, एक साधारण सा आदमी है और फैमिलियर है, जिसको सब जानते हैं। एंड उनके लिए वो सिर्फ एक हम्बल इंसान था। हम्बल का मतलब क्या होता है? नम्र, नम्र दिल वाला को हम्बल, जो बेसिकली अपने आप अपनी इम्पोर्टेंस को ज़्यादा नहीं समझता, दूसरों के सामने अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं दिखाता है, उसको हम्बल कहते हैं। जो अपनी प्रशंसा ज़्यादा नहीं करता है, जो उसकी खुद की इम्पोर्टेंस है उससे अपने आप को नीचा दिखाता है, जिसको बोला जाता है कि अपने आप को कम आंकने वाले लोग नम्र जिन्हें कहा जाता है, उसे हम हम्बल कहते हैं। एंड इसी से एक क्वालिटी निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिलिटी। सो उसे हम्बल समझते थे और हार्ड वर्किंग समझते थे, मेहनती समझते थे, दो थॉटफुल पर्सन। एंड इसके अलावा और क्या समझते थे कि इवन दो वो हम्बल और हार्ड वर्किंग है पर वो थॉटफुल भी है। सो थॉटफुल का बेसिकली दो मतलब हो सकते हैं एंड ये एकदम से क्लियर नहीं है इस सेक्शन से कि यहाँ पे किस मतलब की बात हो रही है। तो थॉटफुल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो ख्यालों में खोया हुआ रहता है, जो ख्यालों में एब्जॉर्ब रहता है, हमेशा मनन चिंतन करते रहता है, तो उनको भी थॉटफुल कहा जाता है। एंड दूसरा मीनिंग थॉटफुल का ये भी होता है कि दूसरों की भावनाओं को जो और दूसरों की ज़रूरतों को जो कंसिडरेशन में रखते हैं, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले दूसरों की ज़रूरतों और दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, कंसिडरेशन रखते हैं, उनको भी थॉटफुल कहा जाता है। तो ये दो मीनिंग थॉटफुल के हो सकते हैं। तो पहला हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स, या सेकंड हो सकता है कंसिडरेट टू अदर्स नीड्स या फीलिंग्स भी आप कह सकते हैं। दूसरों की भावनाओं के बारे में जो सोचते हैं, कंसिडरेशन रखते हैं, उनको भी थॉटफुल कहते हैं। बट ओल्ड प्रोफेसी के बारे में क्या? सो ओल्ड प्रोफेसी जैसा आपको पता है कि कोई एक सबसे नोबल इंसान आएगा, सबसे ग्रेट इंसान आएगा जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा और उस वैली का ही होगा वो आदमी। उस प्रोफेसी का क्या हुआ? क्या वो कभी फुलफिल हुई? ये हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे और पता करेंगे। The years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across the forehead and furrows in his cheeks. So यहाँ पे एक दो शब्द थोड़े नए आए हैं। So the years hurried on, तो years hurried on यानी years passed on quickly, तो जल्दी जल्दी साल गुजर गए। एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स मतलब, और क्या लेके आ गए? सफ़ेद बाल अर्नेस्ट के सर पे, मतलब वो बूढ़ा होने लग गया, उसके बाल पकने लग गए, सफ़ेदी आ गई उसके बालों में, मतलब उसकी एज बढ़ गई। एंड उसके चेहरे पे अब रिंकल्स दिखने लगे। कहाँ पे? उसके फोरहेड में। तो जैसे आप इस आदमी के चेहरे पे देख रहे हैं, रिंकल्स जो है उसके फोरहेड, उसके ललाट पे दिखने लगी। एंड फरोज इन हिज चीक्स। सो फरोज का मतलब क्या होता है? फरोज का मतलब होता है डीप लाइंस। सो इस तरह के जो लाइंस हैं
ये जो आप देख रहे हैं नॉर्मली चीक्स पे लोगों को दिखने लगते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं, इनको आप फरोज कहते हैं। इनफैक्ट फरोज वर्ड का इस्तेमाल फॉर एग्जांपल खेत में आपने देखा होगा कि ऐसे हल्के गड्ढे खोद दिए जाते हैं या तो पानी पास करने के लिए या तो बीज बोने के लिए, उनको भी आप फरोज कहते हैं। बट यहाँ पे चीक्स की बात हो रही है तो इन ऐसे जो हल्के गड्ढे हैं, गड्ढे की लाइन जो है उनको आप डीप लाइंस को फरोज कहते हैं। ही वॉज एन ओल्ड मैन, तो सिंपल सी क्या बात हो गई, तो एक बूढ़ा आदमी हो गया है। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड। नॉट इन वेन मतलब वो बूढ़ा हुआ, व्यर्थ में बूढ़ा नहीं हुआ। इन वेन, वेन का मतलब है व्यर्थ में। More numerous than white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. So राइटर क्या बोल रहे हैं कि व्यर्थ में वो बूढ़ा नहीं हुआ, जितने ज्यादा उसके वाइट हेयर्स थे उससे भी ज्यादा, मोर न्यूमरस यानी उससे भी कहीं ज्यादा उसके दिमाग में, उसके सर पे वाइज थॉट्स से, मतलब उनके अंदर बूढ़े होने के साथ साथ विजडम भी आती गई, बुद्धिमत्ता भी आती गई। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी ऑब्सक्योर, और अर्नेस्ट जो है अब ऑब्सक्योर नहीं रहा। cease to be something, cease का मतलब होता है stop, and cease to be मतलब कोई चीज ना रहना। अब stopped being something, जैसे he stopped being stupid, अब वो बेवकूफ नहीं रहा। तो यहाँ पे he ceased to be, stopped being what, obscure। obscure का क्या मतलब है, not well known। तो जिनको आप अच्छे से जानते नहीं है, जो पॉपुलर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज या पर्सन अगर जानी मानी नहीं है तो आप उसको ऑब्सक्योर कह सकते हैं। सो अब वो ऑब्सक्योर नहीं रहा, मतलब अब वो फेमस हो गया उस वैली में। अनसॉट फॉर, अनडिजायर्ड हैड कम द फेम विद सो मेनी सीक, ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली। सो अनसॉट फॉर, सो अनसॉट वर्ड जो है यहाँ पे आप नोटिस करेंगे प्रीफिक्स है अन, मतलब नेगेटिव करेगा, जो भी इसके साथ वर्ड है, रूट वर्ड है, उसको नेगेटिव मीनिंग में लेगा। सो वर्ड यहाँ पे क्या है, सॉट। सॉट वर्ड जो है पास्ट फॉर्म ऑफ सीक है। सो अनसॉट मतलब क्या हुआ कि जिसे वो ढूंढ नहीं रहा था, सीक करना यानी ढूंढना। सो अनसॉट मतलब क्या हो जाएगा, नॉट सॉट, नहीं मांगी हुई, नहीं ढूंढती हुई, जिसको वो ढूंढ नहीं रहे थे। अनडिजायर्ड यानी जिसकी वो चाह नहीं रखते थे। सो ना जिसे ढूंढ रहे थे वो, ना जिसकी चाह रख रहे थे। ऐसी फेम, ऐसी शोहरत, फेम का मतलब वो फेमस हो गए, उनको शोहरत मिली। तो ऐसी शोहरत जो बहुत सारे लोग ढूंढते हैं वो उनके पास आ गई। तो ये अर्नेस्ट जो थे, जैसा हमें उनके कैरेक्टर के बारे में पता भी लग रहा था, ना उन्हें कोई फेम चाहिए, ना उसकी कोई चाह थी, ना वो ढूंढ रहे थे, बट ऐसी फेम जो बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं उनको मिल गई। वो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ वैली, मतलब सिर्फ वैली तक ही नहीं, बियॉन्ड द लिमिट्स यानी वैली की लिमिट के बाहर, बियॉन्ड यानी उसके पार, वैली के पार भी वो फेमस हो गए। College professors and even active men of cities came from far to see and converse with Ernest, and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. So college professors, college के जो professors हैं जिन्हें हम ज्ञानी मानते हैं, college के students को पढ़ाना, वैसे professors बहुत ज्ञानी होते हैं। और cities के active men, तो सिटीज में जो बिजी रहते हैं लोग, सिटीज में काम करने वाले लोग, ऐसे लोग भी दूर दूर से उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, कन्वर्स करना है ना, टॉक करना। तो कन्वर्स शब्द से एक कॉन्वर्सेशन बनता है। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, एंड कन्वर्स करना मतलब है ना बात करना, दैट मीन्स टॉक। सो अर्नेस्ट से बात करने के लिए दूर दूर से आते थे, एंड वो उन्हें जेंटल सिंसियरिटी के साथ रिसीव करता था, उनका स्वागत करता था। जेंटल सिंसियरिटी का मतलब हो गया बहुत ही नम्र तरीके से, बहुत ही ऑनेस्ट, निष्कपट तरीके से वो उन्हें रिसीव करता था। तो जेंटल का यहाँ पे मतलब हो जाएगा नम्र या सौम्य, और सिंसियरिटी का यहाँ पे मतलब हो जाएगा ऑनेस्टी या निष्कपट। नॉर्मली सिंसियरिटी का मतलब इस सेंस में लिया जाता है कि जो आप वो कहते हैं वो करते हैं, तो आप अपनी बात से कभी भी हटते नहीं है, जो आपने कह दिया वो आप मानते हैं, इंटेग्रिटी रखते हैं, ऑनेस्ट हैं अपनी बातों पे, तो उनको सिंसियर कहते हैं। सो इस जेंटल सिंसियरिटी के साथ उन्हें रिसीव करते थे। एंड स्पोक फ्रीली मतलब बिना किसी हिचकिचाहट से या बिना कुछ छुपाए उनसे फ्रीली बात करते थे। वॉट एवर केम अपरमोस्ट, अपरमोस्ट का मतलब हो गया जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी में है, जो भी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस की चीज है। तो हाईएस्ट इन इंपॉर्टेंस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो भी सामने आती थी उनके बारे में फ्रीली बात करते थे, या उनके दिल में सबसे भीतर जो भी बात छुपी हुई है, उनके दिल के अंदर जो भी बात छुपी हुई है वो शेयर करते थे, या जो उन लोगों के दिल में जो भी बातें हैं वो उनसे
शेयर करते थे। While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with a mild evening light. So जब भी वो आपस में बात करते थे, अर्नेस्ट का चेहरा क्या हो जाता था, चमक उठता था। His face would brighten मतलब उसे पसंद आता था लोगों से बात करना। unawares, so unawares एक डिफरेंट सा वर्ड है एंड एक नज़र में शायद आपको समझ में ना आए, बट ये एक एडवर्ब है, इट्स एन एडवर्ब एंड इसका मतलब क्या है, अनजाने में, विदाउट बीइंग अवेयर। तो जिस तरह से वर्ड है डायरेक्टली उसका मतलब ये है कि बिना अवेयर यानी अनजाने में, या आपको पता ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें पता नहीं होता था कि उनका चेहरा इतना खिल उठता था एंड वो जो उनके चेहरे की रौनक है, खिल उठने से जो भी रौनक थी, ऐसा लगता था कि उसके अंदर से प्रकाश निकल रही है, एक रोशनी निकल रही है और वो दूसरों को प्रकाशित कर रही है, दूसरे पे वो शाइन डाल रही है, जैसे कि एक माइल्ड इवनिंग लाइट करती है। मतलब एक धीमी सी शाम की जो रोशनी होती है, ये जिस तरह से दूसरों पे प्रकाश डालती है, वैसे उनके चेहरे का जो रौनक है वो दूसरों पे प्रकाश डालता है। सो बेसिकली थोड़ा सा मेटाफोरिकली, थोड़ा सा इस सेंस में राइटर ने लिखा है, थोड़ा ब्यूटीफुल लैंग्वेज में। तो इनसे कहने का मतलब ये है कि उनसे बात करके भी लोगों को बहुत अच्छा लगता था, जो भी उनके मुंह से निकलता था उनको सुनना पसंद करते थे एंड जब ये बात करते थे तो अर्नेस्ट को भी बात करना बहुत पसंद आता था। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. So जब अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था, इसी समय के दौरान भगवान ने इस धरती को एक नया पोएट भी ग्रांट किया था, मतलब गिफ्ट किया था। He too was a native of the valley, और वो भी इसी वैली का नेटिव था, मतलब इसी वैली में जन्मा हुआ था, ये वैली उसका नेटिव प्लेस था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज, बट अपने लाइफ का ज्यादा समय उसने सिटीज में, दूर दूर के शहरों में बिताई हैं, जहाँ पे वो अपना स्वीट म्यूजिक पोर आउट करता था। तो पोर आउट करना यानी बरसाना। सो अपने मधुर संगीत को हर जगह वो बरसाता था, मतलब सबको अपनी कविताएं सुनाता था। तो आपको पता होगा कि पोएम और लिरिक्स, गाने की जो लिरिक्स हैं वो भी पोएटिक इन नेचर होती है एंड इसीलिए पोएम को आप कह सकते हैं कि एक तरह से, क्योंकि उसमें रिदम होता है, उसमें एक फ्लो होता है, तो एक तरह से वो म्यूजिक की तरह एक आर्ट फॉर्म है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनकी कविताएं एक तरह से म्यूजिक की तरह थी और वो हर जगह उसको बरसा रहे थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग है बरसाना, बट इनडायरेक्ट या मेटाफोरिकल मीनिंग क्या मतलब हुआ, शेयरिंग। सबसे वो शेयर कर रहे थे, सबको सुना रहे थे। और यहाँ पे स्वीट म्यूजिक का यहाँ पे क्या मतलब है, उनकी पोएम्स। Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. और ग्रेट स्टोन फेस को भी भूला नहीं गया था, क्योंकि इस पोएट ने, इसी पोएट ने एक पोएम में उसको सेलिब्रेट किया था। तो सेलिब्रेट करना यानी किसी चीज को के बारे में उत्साह मनाना या किसी की प्रशंसा करना, तो उनको सेलिब्रेट करना कहते हैं। सो ग्रेट स्टोन फेस को भी नहीं भूला गया था, इस पोएट ने अपनी एक पोएम में उसको सेलिब्रेट किया था। सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट। सो इस पोएट के जो भी सॉन्ग्स थे, जो भी कविताएं लिखी थी, जो भी सॉन्ग्स लिखे थे इन्होंने, अर्नेस्ट तक पहुंच गई। He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. अर्नेस्ट ने उन्हें पढ़ा अपने कस्टमरी टॉयल के बाद। सो कस्टमरी का क्या मतलब है, यूजुअल, रोजमर्रा के जो भी काम होते हैं उनको आप कस्टमरी कहेंगे। यूजुअल जो भी नॉर्मल सी चीजें हैं, कस्टमरी। टॉयल, टॉयल यानी हार्ड वर्क। सो रोजमर्रा के जो हार्ड वर्क थे, जो भी करते थे वो हार्ड लेबर या हार्ड वर्क को टॉयल करना कहते हैं। वो करने के बाद अपनी बेंच पे बैठ के कॉटेज डोर के सामने वो पढ़ रहे थे। वो उन कविताओं को, उन गानों को जो भी इस पोएट ने लिखा है पढ़ते थे, और उन्होंने इस ग्रेट स्टोन फेस वाला जो गाना भी है वो भी उन्होंने पढ़ा। एज ही रेड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन। जैसे ही उस गाने को उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने अपनी आंखें उठाई, लिफ्टेड हिज आइज यानी और अपनी आंखें ऊपर उठाई माउंटेन की ओर। सो बेसिकली वो ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे उस समय। O great stone face, he said, is not this man worthy to be your likeness? So क्या बोल रहे हैं, उनके मन की जो चाह थी वो बोल रहे हैं ग्रेट स्टोन फेस को कि O great stone face, is not this man worthy to be your likeness? क्या ये आदमी वर्दी नहीं है, मतलब काबिल नहीं है, योग्य नहीं है? क्या ये आदमी आपके जैसे दिखने के लिए या आप जैसा होने के लिए योग्य नहीं है? तो वो क्या चाह रहे हैं, क्या मन में कामना कर रहे हैं, काश ये पोएट
इनकी तरह दिखे एंड फाइनली इनकी जो सर्च है, लाइफ लॉन्ग सर्च जो है, उस नोबल आदमी से वो मिले, वो उनको फाइनली मिल जाए। द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। सो उन्हें कैसा लगा कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो स्माइल कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली कोई आंसर नहीं मिला उन्हें। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, दो he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब मजे की बात है स्टोरी में कि ऐसा हुआ कि ये जो पोएट थे, नाउ इट हैपेंड यानी अब ऐसा हुआ कि ये जो पोएट हैं जो कि इतना दूर रहते हैं, दो ही लिव्ड सो फार अवे, हालांकि वो इतना दूर रहते हैं, ना ही उन्होंने अर्नेस्ट के बारे में सुना है, पर बहुत कुछ सोचा भी है उसके कैरेक्टर के बारे में। तो सिर्फ अर्नेस्ट इस पोएट के बारे में नहीं जानते, पोएट ने भी अर्नेस्ट के बारे में सुन रखा है एंड वो सोचते थे कि उनका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर यानी उनका चरित्र कैसा है। तो यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब उनका चरित्र कैसा है, किस तरह के आदमी है अर्नेस्ट, एंड क्या विश करते थे, क्या कामना करते थे कि इस आदमी से वो मिले जिसकी विजडम, जिसकी जो बुद्धिमता है, विजडम, जिसकी जो बुद्धिमानी है, वो किसके साथ साथ चलती है, वॉक्ड हैंड इन हैंड विद हिज नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ। तो उनकी जो सिंप्लिसिटी है, नोबल का मतलब हाई इन क्वालिटी, हाई इन ग्रेड, सिंप्लिसिटी यानी सादगी। नोबल सिंप्लिसिटी का हम हिंदी में एक फ्रेज बोलते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। तो उसका मतलब यही हुआ नोबल सिंप्लिसिटी। तो जिस आदमी का सादा जीवन उच्च विचार है एंड जो साथ साथ मैच करता है इनकी विजडम के साथ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो ये उसकी भी एक कामना है। तो इधर अर्नेस्ट विश कर रहे थे कि ये आदमी, ये जो पोएट है, वो ग्रेट स्टोन फेस के जैसे दिखे। ऑब्वियसली उनका भी मन है उनसे मिलने का एंड पोएट को भी अब मन कर रहा है। वन समर डे therefore he arrived at Ernest's store, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. So गर्मी के एक दिन में इसीलिए वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर पहुंचे, मतलब अर्नेस्ट से मिलने पहुंच गए, और उन्होंने क्या पाया कि ये जो बूढ़ा आदमी है अपने हाथ में एक बुक ले रखा है और वो उसे पढ़ रहा है, एंड फिर फिंगर बिटवीन हिज लीव्स। तो जब भी आप बुक्स पढ़ते हो तो आप जहाँ तक पढ़ लेते हो वहाँ पे अपना एक फिंगर रख देते हो उन पेजेस के बीच में। सो यहाँ लीव्स का मतलब होता है पेज। सो उन पेजेस के बीच में उनकी उंगली थी और वो किसको देख रहे थे, बहुत ही लविंगली, प्यार से वो ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे। तो ये इस तरह से किसने ऑब्जर्व किया अर्नेस्ट को, पोएट ने। सो उनसे मिलने उन्होंने क्या पाया कि वो एक बुक पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका जो उंगली है बुक के पेजेस के बीच में है और वो ग्रेट स्टोन फेस को लविंगली देख रहे हैं। गुड इवनिंग said the poet, can you give a traveler a night's shelter? तो उन्होंने क्या बोला, गुड इवनिंग, क्या आप एक ट्रैवलर को रात में रुकने का स्थान दे सकते हैं। तो नाइट्स शेल्टर का मतलब क्या हुआ, तो ट्रैवलर का मतलब हो गया यात्री। तो क्या आप एक यात्री को नाइट्स शेल्टर, रात में रुकने के लिए एक स्थान दे सकते हैं। तो यहाँ पे शेल्टर का मतलब क्या हो गया, प्लेस टू रेस्ट। Gladly answered Ernest, and then he added, smiling, I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger. उसने क्या बोला, खुशी से, ग्लैडली, खुशी से अर्नेस्ट ने बोला, एंड फिर उन्होंने क्या ऐड किया, क्या साथ में बोला, स्माइल करते हुए, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को इतना हॉस्पिटेबली किसी भी स्ट्रेंजर को, किसी भी अनजान आदमी को इस तरह से देखते हुए देखा है। हॉस्पिटेबली का क्या मतलब है, जेंटली या काइंडली। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने आज तक कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को इतनी दया के साथ, इतनी नम्रता के साथ किसी भी अनजान आदमी को देखते हुए नहीं देखा जिस तरह से वो आपको देख रहा है। द पोएट sat down beside him and he and Ernest talked together. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. Ernest, on the other hand, was moved by the living images flung out of poet's mind. So इतना ब्यूटीफुल ऐसा सिनेरियो है यहाँ पे कि पोएट अब उनके बाजू में बैठ के एंड दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। एंड आज तक कभी भी पोएट ऐसे आदमी से बात नहीं की, अर्नेस्ट जैसा आदमी है जो इतना बुद्धिमान है, सो वाइज यानी बुद्धिमान, सो जेंटल जो इतना नम्र है, एंड सो काइंड जो इतना दयालु है। उसी तरह से अर्नेस्ट भी मूव हो गया, किससे, किसके द्वारा, जो भी पोएट के दिमाग से लिविंग इमेजेस निकल रही थी। सो लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट यानी केम आउट, कमिंग आउट। सो पोएट के दिमाग से लिविंग इमेजेस आने का क्या मतलब है, सो बेसिकली जब भी आप देखोगे, पोएम्स पढ़ते हो आप, तो एक बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है पोएट्स की
कि वो इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं कि आपके दिमाग में एक मूवी सी चलने लगती है। तो मूवी को हम जैसे लिविंग इमेजेस कहते हैं, तो इस तरह से वो वर्ड्स के थ्रू इतना अच्छा से एक्सप्रेस करते हैं, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक वीडियो देख रहे हैं, हमारे दिमाग में एक वीडियो चलने लगता है उन वर्ड्स के थ्रू। तो इनका मतलब इतने अच्छे से वो एक्सप्रेस कर रहे थे चीज़ों को, क्योंकि वो खुद एक पोएट हैं ऑब्वियसली। तो इस डिस्क्रिप्शन से इनके दिमाग में लिविंग इमेजेस चल रही थी अर्निस्ट के दिमाग में, और उससे वो मूव हो रहे थे। सो मूव हो रहे थे का मतलब क्या है कि उनके अंदर इमोशंस जाग रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के पार्ट 2 के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।